नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए भागो वाली उपन्यास का 5वां अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह की कहानी और उपन्यास के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। कुलदीप के चले जाने के बाद तो कुछ दिन तक माधुरी को बहुत खराब लगा, घर काटने को आता हो जैसे। लेकिन उसने अपने आप को घर के कामों और अम्मा की सेवा में व्यस्त कर लिया। दो ही प्राणी थे अब वे अपने चूल्हे में। समय निकालकर वह जेठानी के पास भी बैठ जाती है और इधर उधर की बातें होती है। कभी कभी छोटी को अपनी गोदी में उठाकर अपने पास ले आती। कभी कभी उसे जेठानी का स्वभाव कुछ अजीब सा लगता। बात करते करते वह हर बात का रुख अम्मा जी की ओर मोड़ देती। माधुरी को ऐसा लगता मानो वह अम्मा से जाने कितनी खार खाए बैठी है, या फिर अम्मा जेठानी के प्रति कितनी निर्दयी रही हो। सिर घूम जाता है माधुरी का। उसने महसूस किया कि प्यार ही प्यार से वह अम्मा के प्रति उसके दिल में नफरत के बीज बोने की कोशिश करती। किंतु माधुरी भी तो इतनी मूर्ख नहीं थी। उसके पति ने उसे पहले ही दिन से घर की सारी परिस्थितियों के बारे में खूब समझा दिया था। अम्मा की छोटी बहू का स्वभाव बहुत पसंद आया। सेवा, सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी। वह काफी कम बोलती थी और जितना भी बोलती मीठा बोलती। हर समय अपने काम में लगी रहती। घर की साज सज्जा से लेकर खाना बनाने और साफ सफाई की खूब तहजीब थी उसको। किल मिलाकर अच्छे संस्कार दिए थे उसके माता पिता ने उसको। उसे देखकर अम्मा को बरबस अपने बीते दिनों की याद आ जाती। 2 जेठ और 2 देवर थे अम्मा के परिवार में भी। उसकी भांति अम्मा ने भी खूब सेवा की थी अपने सास ससुर की। फर्क तो सिर्फ इतना था कि अम्मा की उम्र तब काफ़ी कम थी, केवल 15 वर्ष। शास्त्री जी शादी के 1 माह बाद ही चले गए थे पहाड़ पर नौकरी पर। शुरू में तो बहुत ही उदास रहने लगी थी वह भी, लेकिन धीरे धीरे घरेलू कामों में व्यस्त हो गई थी। गाय भैंस धोने से लेकर गोबर निकालना, खाना बनाना, यह सब कार्य अपने जिम्मे ले लिया था। खाना खाने के पश्चात सास की सेवा में ही वह अपना समय रोज लगाती। जेठानियों को उसके आने से काफ़ी राहत मिली तो देवर को भी खुशी हुई। इस तरह पूरे 3 वर्ष रही वह ससुराल में। फिर शास्त्री जी आकर ले आए थे उसे अपने साथ। यहाँ पहाड़ पे ले के आए थे। सास जी ने ही जबरन भेजा था उसे शास्त्री जी के साथ। घर से दूर थे शास्त्री जी, इसलिए सास बार बार उनकी ही रटन लगाए रहती थी। जब वह शास्त्री जी के साथ आई तब से वह वर्ष में यदा कदा ही ससुराल गई, सुख दुख में, शादी ब्याह या फिर पूजा इत्यादि में। धीरे धीरे यहीं पहाड़ की माटी में रच बस गई। अब यहीं अपना घर बार हो गया। ससुराल की स्मृतियां तो केवल अंतस की गहराइयां में ही रह गई। 2 साल पहले गई थी शास्त्री जी के साथ, जब सास की मृत्यु हुई थी। ससुर जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। बस तब से अभी तक दोबारा जाने का मौका भी नहीं मिला और अब तो शायद मौका लगेगा भी नहीं। शास्त्री जी होते तो शायद जाने का संयोग भी बनता, किंतु अब किसके साथ जाएगी और किस मतलब से जाएगी। अब तो वहाँ का भी माहौल बदल गया होगा, परिवार अलग अलग हो गए होंगे, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी हो गई होगी। अब क्या पता वहाँ पर हमारा हिस्सा है भी या नहीं। अतीत की गहराइयों से उबर आती अम्मा फिर सोचती है, आगे की जली लकड़ी के पीछे हो जाती है। एक दिन बहू भी चली जाएगी बेटे के साथ, ठीक उसी तरह जैसे वह चली आई थी शास्त्री जी के साथ। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा उसे भी। मेरा क्या है, जी लूँगी कैसे भी, लेकिन बेटे का सुख तो ज़्यादा बड़ा है मेरे जीवन से। उसे 2 रोटी पक्की मिलेगी तो मुझे ही तो संतुष्टि मिलेगी। हाँ, भगवान ने सुख रखा तो 1 आध साल के अंदर ही अंदर चौथी बहू भी ले आऊँगी। बेटा फौजी है, देखने में सुंदर है, भला उसके लिए लड़कियों की क्या कमी। वह हामी भर दे तो उसका रिश्ता तय करने में कोई समय नहीं लगेगा। मन में अब यही तमन्ना शेष रह गई कि किसी तरह उसकी भी गृहस्थी बस जाए। ऐसा हो जाए तो वे शांतिपूर्वक मर सकेंगी, तब और कोई इच्छा नहीं रहेगी उनके मन में। माधुरी भी अम्मा को खूब सुख दे रही थी। समय पर खाना देती, रोज कपड़े बदलवा देती, रात को हाथ पैर भी दबा देती। अब अपने शरीर में कुछ और ताकत महसूस हो रही थी अम्मा को। जेठ के परिवार के साथ भी बहू ने सब्जी का आदान प्रदान शुरू किया था। इस तरह 2-2 कटोरियां खाने की थाली में लग जाती।
जेठानी के साथ अब तक तो उसका तालमेल ठीक ही चल रहा था, पर कभी कभार माधुरी को लगता कि जब वह सास की सेवा करती है, उन्हें नहलाती है, कपड़े बदलवाती है, तो जेठानी अंदर ही अंदर कुड़ती है। माधुरी उसकी आंखों में उस कुड़न को साफ महसूस करती है, लेकिन उस सब की चिंता किए बगैर वह अपना काम पूरा करती रहती है। इधर कुछ दिनों से मैं कुलदीप ने उसे घर की हर वस्तु स्थिति से अवगत भी करा दिया था, बता दिया था कि दोनों भाइयों के बीच किस तरह से भाइयों का बंटवारा हुआ और फिर किस तरह से छोटी भाभी ने घर का बंटवारा कर दिया और 2 चूल्हे कर दिए थे। अम्मा ने पिताजी की मृत्यु के बाद कितने कष्ट उठाए और छोटे भाई ने कितना संघर्ष किया अपनी पढ़ाई को लेकर नौकरी करने तक। यह सब उसने अपनी पत्नी को बता दिया था और यह भी बताया कि वह तब खुद बेरोजगार था, इसलिए छोटे भाई की कोई मदद नहीं कर सकता, और जब मदद करने लायक हुआ तो उसे मदद की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि वह खुद सेना में भर्ती हो गया। सारा किस्सा सुनकर माधुरी ने अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार कर लिया था। वह जितने भी दिन वहां रहेगी तो सबके साथ अच्छे से रहेगी, लेकिन अपने अंदर की बात माधुरी ने कभी जेठानी पर जाहिर नहीं होने दी। वह हर संभव उसको खुश रखने का प्रयास करती। कुछ ही दिनों में माधुरी ने इस घर की हर छोटी बड़ी चीज को अपने में आत्मसात कर दिया था। फिलहाल उसे सबकी नज़रों में अपने लिए अच्छा स्थान बना लिया और वह सबको देख मिल चुकी। सिर्फ फौजी देवर से मिलना शेष था। ट्रेनिंग के कारण वह शादी में नहीं आ पाया। उस देवर को देखने को वह बड़ी उत्सुक थी। कुलदीप की भी उसे बहुत याद आती। पत्रों के माध्यम से ही खुशहाल खबर मिलती। हालांकि बस्ती में अब एसटीडी बूथ भी खुल गया था, लेकिन वहां जाकर बात करने में उसे शर्म आती थी। 1-2 बार वह जरूर गई थी, तब अम्मा ने जबरदस्ती की थी। काफी दिन से पत्र नहीं आया था कुलदीप का, तो अम्मा ने जबरदस्ती उसके ऑफिस का नंबर देकर कुशल पूछने को भेजा था। कुलदीप से बात करने के लिए उसे पहले 2 अन्य लोगों से बात करनी पड़ी थी, तब जाकर कुलदीप को बुलाया था उन्होंने फोन पर। बहुत शर्म आई थी उसे उन लोगों से बात करते हुए। उन दोनों में एक तो बहुत बदतमीज लगा था। जब उसने बताया कि मैं कुलदीप की पत्नी हूँ, तो छूटते ही बोला, भाभी जी कब आओगी यहाँ, आपके हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। गुस्सा तो बहुत आया था, पर चुप रही। जब कुलदीप फोन पर आया तो उसकी शिकायत की थी। तब कुलदीप ने ही बताया कि वह उसका खास दोस्त है और हमारी शादी में भी आया था। तब जाकर गुस्सा शांत हुआ माधुरी का। उसके बाद 1 या 2 बार मुश्किल बात हुई थी कुलदीप से, वह भी बहुत संक्षिप्त सी। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बात करे। उधर से कुलदीप ही बात करता, वह तो बस हाँ ना में ही जवाब देती। मन तो बहुत बातें करने का होता है, किंतु कर नहीं पाती, शर्म आती थी। समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। ठीक 3 महीने हो गए उसका विवाह हुए। एक दिन कुलदीप का खत आया तो वह खुशी से झूम उठी। लिखा था कि वह अगले बुधवार को घर आएगा। उसी दिन अपना फौजी रंगरूट भी छुट्टी पर आएगा। पत्र को चूम लिया था माधुरी ने और लगभग दौड़ते हुए अम्मा के पास पहुंची। अम्मा उस कुछ पूछती उससे पहले ही चिट्ठी अम्मा के हाथ में पकड़ा दी। पढ़ना जानती थी अम्मा, उस जमाने की दूसरा दर्जा पास थी। शास्त्री जी के साथ रहकर उन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली थी। मेरी प्रिय प्राण प्यारी, पहली लाइन पढ़ते ही अम्मा ने पत्र वापस हाथ में दे दिया। अरे पगली, तेरे लिए है। शर्मा गई थी वह, खुशी के मारे भूल गई कागज को। इस तरफ तो उसके लिए ही चिट्ठी लिखी थी कुलदीप ने, दूसरी तरफ माँ के लिए। फिर उसने पन्ना दूसरी तरफ पलटकर माँ को थमा दिया। पढ़कर अम्मा की आंखों में आंसू छलक आए, खुशी के आंसू। विवाह के समय भाइयों की स्वार्थपरता और लालच देखकर अम्मा के दिल में जो गहरी चोट लगी थी, वह धीरे धीरे माधुरी के प्रेमपूर्ण व्यवहार और सम्मान के कारण भरने लगी। अम्मा कभी कभी सोचती थी, विवाह के पहले जो भाई आपस में प्रेम की डोर से बंधे एक दूसरे के लिए जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहते हैं, वे ही विवाह के दिन के बाद तेरे मेरे के चक्कर में आखिर क्यों पड़ जाते हैं। क्या पत्नियों का प्रभाव ऐसा होता है, आदमी अपना विवेक ही खो देता है। अम्मा इन दिनों बड़ी बहू रश्मि और उसकी सेवा से निरंतर लगी रहने वाली बहू माधुरी की तुलना मन ही मन करती, और अनायास माधुरी के प्रति अम्मा का हृदय आशीष से भर उठता था। आखिर 20 दिन की छुट्टी पर घर पहुंच गया फौजी जयदीप। आते ही अम्मा के चरण स्पर्श किए, अम्मा ने भी उसे सीने से लगा लिया। फिर बड़ी भाभी के पैर छुए और उसके बाद छोटी भाभी के। छोटी ठुमक ठुमक चलते हुए पास पहुंची। जयदीप ने तुरंत उसे गोदी में उठा लिया। वेशभूषा एकदम बदली हुई लग रही थी जयदीप की। छोटे छोटे बाल, छोटे क्या, लगभग गंजा ही सिर और काला पड़ चुका चेहरा देखकर अम्मा के आंसू निकल आए। अरे तू तो इतना कमजोर हो गया, आधा नहीं रह गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अम्मा ने पूछ लिया। मुस्कुरा भर दिया,
वह अम्मा को क्या बताए कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर तैयार होता है एक जवान। माधुरी ने जैसे उसके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही था। वह सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था। आते हुए ही कोट द्वार में खरीदारी की थी उसने। वहां तो कभी भी बाजार जाने या खरीदारी करने का मौका नहीं मिलता था। नई भाभी के लिए वह क्या खरीदेगा, पर उसके दिल में काफी कश चलती रही। पूरी दुकान के सामान को टटोल लिया उसकी नजरों ने, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। फिर दूसरी दुकान में जाकर नजर मारी तो उसे मोतियों का एक हार पसंद आया। पूरा सेट था, हाथ, गले और कानों तक का। कीमत कुछ ज्यादा थी, किंतु एक सेकंड भी नहीं लगाया उसे पैसा चुकाने में। फिर दुकानदार ने उसको गिफ्ट पैकिंग करने को कह दिया। गिफ्ट भाभी के हाथों में रखते हुए उसने कहा, भाभी ये छोटी सी भेंट आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नाराज हूँ आपसे। नकली गुस्सा दिखाया माधुरी ने। क्यों, आप शादी में नहीं आए? अच्छा ये बात है, अरे अब तो आ गया हूँ ना, आने दो भैया को, दोबारा शादी करवा देता हूँ। उसने मजाक किया तो हंस पड़ी माधुरी। साय को कुलदीप भी आ गया, साथ ही बड़े भैया के भी घर आ चुके थे ड्यूटी से। प्यार से मिले तीनों भाई। बक्सा खुलकर उसमें से एक रम की बोतल निकालकर उसने बड़े भाई के हाथ में थमा दी। भैया आपके लिए। अरे वाह, आंखें चमक गई बोतल देखकर दिनेश की। पीने की आदत तो नहीं थी, किंतु कभी कभार दवाई के रूप में ले लेता था एक आध पैक। फौज की रम पाकर उसके मुंह में पानी आ गया। फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। एक सिरे से उसने भाई की शादी और बारात की पूरी जानकारी ली। साईं को खाते समय अम्मा ने उससे पूछा, अब तो तेरी पोस्टिंग हो जाएगी? हाँ माँ, पहले सेंटर में हाजिरी देनी है, फिर पोस्टिंग मिलेगी। कहाँ? अभी यह मालूम नहीं, जाकर पता चलेगा। अच्छा, मेरी लगभग सारी जिम्मेदारी पूरी। मैं चाहती हूँ कि अब तेरा भी घर बस जाए। अम्मा ने वही बात दोहरा दी जो सब माएँ कहती हैं। अरे माँ, मुझे तो अभी इस जंजाल से दूर रखो। अच्छा, तो घर बसाना जंजाल लगता है आपको? भाभी बोल पड़ी। और नहीं तो क्या, फौजी आदमी के लिए तो जंजाल ही है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको फंसना पड़ता है ना इस जंजाल में। अब की बार जयदीप बोला। ठीक ही तो कह रहा है कुलदीप, अब मेरा क्या है, मैं भी कितना जीऊंगी, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मेरी नज़रों के सामने तेरी बहू भी इस घर में आ जाती तो चैन से मर जाती। अरे अम्मा, अभी तो बहुत जीना है तुम्हें, अभी कहाँ से ऐसी बात सोच रही हो? नाती नातिनों की शादी भी तो करनी है तुम्हें। जयदीप ने माँ की बात काटी। अरे बेटा, ऐसा भाग्य मेरा कहाँ। अम्मा को दुखी देख फिर बात बदल दी जयदीप ने। भैया छुटकी कितनी बड़ी हो गई? क्या आप बड़े भैया के पास? हाँ गया था, वह तो बहुत तेज हो गई, पहली कक्षा में पहुंच गई, अब तो छोटा भी चलने लगा है, कुलदीप ने बताया। अच्छा, अब की बार जाते हुए मिलूंगा उन्हें, जयदीप बोला। कुलदीप, तू अपने लिए कमरे का प्रबंध कराया ना? पूछा अम्मा ने। कमरा है तो सही मेरे पास। नहीं, मेरा मतलब है कि दूसरा कमरा देख लिया, इस बार बहू को साथ ले जा। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी रहने दो माधुरी को कुछ दिन और, यहाँ थोड़ा सहारा मिलेगा। नहीं, मेरी चिंता मत कर, मेरे सहारे के लिए तो बड़ी बहू है यहाँ, बोल उठी अम्मा। लेकिन जानती थी बड़ी बहू कैसा सहारा देगी, पिछले 1.5-2 साल में तो देख ही रही है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है मुझे, कुलदीप ने कहा। तुझे नहीं, मुझे है, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। अरे बहू रहेगी साथ में तो खाने पीने का समय तो मिल पाएगा तुझे ढंग से। मेरे तो अभी हाथ पैर है, कर लूंगी जैसे भी, जिस दिन नहीं चलेंगे देख लूंगी उस दिन। अम्मा ने अपनी बात पर जोर दिया। ठीक है, इस बार अकेले जाने दो, फिर कमरा ढूंढकर आ जाऊंगा दोबारा इसे लेने। बात को टाल दिया कुलदीप ने, लेकिन अम्मा मानी नहीं। तू ऐसा कर, इसी दौरान कमरा तलाश कर, जब यह जयदीप ड्यूटी जाएगा तो तेरी बहू को दिल्ली छोड़ देगा। माँ टलने वाली भी नहीं थी। हाँ भैया, माँ कह रही है तो देख लो, ठीक ही रहेगा। अपने से ज़्यादा चिंता तो माँ को तुम्हारी है। जयदीप ने भी माँ की बात का समर्थन किया। 3 दिन बाद लौट गया कुलदीप और कमरे की तलाश शुरू कर दी उसने। 20 दिन की छुट्टियां कैसे कट गई मालूम ही नहीं पड़ा जयदीप को। इन छुट्टियों में जयदीप ने महसूस किया कि बड़ी भाभी का व्यवहार और भी रूखा हो गया था माँ और उसके प्रति। एक दिन तो वह छोटे को उंगली पकड़कर बाजार तक क्या ले गया, आसमान सिर पर उठा लिया उसने। जयदीप ने इस दौरान माँ के कहने पर कुलदीप को फोन कर पूछा तो पता चला कि उसे कमरा मिल गया। बहू के लाख कहने पर भी अम्मा मानी नहीं और जयदीप के साथ दिल्ली जाने को तैयार ही कर दिया। भारी मन से माधुरी ने विदाई ली अम्मा से और जयदीप भी दुखी मन से लौट रहा था। जाने से पहले वह भैया भाभी के पास गया मिलने। जिस भाभी की एक एक नब्ज को वह देख परख चुका था, फिर भी उसी के आगे लाचार हो गया। भाभी जी, माँ की देखभाल करती रहना, आप ही का सहारा है मुझे, आग्रह किया उसने। देवर जी, देखभाल तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन खर्चे के लिए पैसे भेजते रहना।
हम भी गृहस्थी वाले हैं, अपना ही खर्च पूरा नहीं पड़ता। कहने से न चूकी भाभी, मन वितृष्णा से भर गया। भैया भी सामने खड़े थे लेकिन पत्नी के आगे कुछ ना बोले। कितना स्वार्थी हो गया था ये भाई, पत्नी के आगे चुप था। जिस माँ ने 6 बच्चों को पाला पोसा, उसी को ही पालने के लिए खर्चे की कमी पड़ रही है इनके पास। सेना की नौकरी में एक सैनिक के आगे अनेक मजबूरियां होती हैं। माँ बाप, भाई बहन और घर परिवार में से सबसे पहले उसके सामने राष्ट्र धर्म है। यही तो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। जयदीप सोच रहा था कि यदि उसकी नौकरी फौज की नहीं होती तो आज अम्मा को अपने साथ ले जाता, लेकिन मजबूरी थी। अभी तो उसे यही पता नहीं था कि उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। अम्मा ने खुशी खुशी विदा किया दोनों को। जयदीप के सिर पर हाथ फेरते हुए आंखें नम हो आई थी उसकी, लेकिन आंखों से बाहर नहीं आने दिए उसने अपने आंसुओं को। माधुरी ने भी भरे मन से अम्मा के पैर छुए। अम्मा, अपना ध्यान रखना, इतना भर बोल पाई थी वह। ठीक है बहू, तू मेरी चिंता मत कर, कुलदीप का ध्यान ढंग से रखना, अम्मा ने भी छोटा सा जवाब दी। 4 माह के इस छोटे से अंतराल में ढेर सारे सुख दे गई थी छोटी बहू माधुरी अम्मा को। अम्मा ने खुद ही जबरदस्ती की थी बेटे से, वरना वह कहाँ साथ ले जा रहा था बहू को। माधुरी का भी मन नहीं था जाने का। वह तो चाहती थी कि अभी तक एक आधा साल घर रहे घर पर। अम्मा की सेवा भी हो जाएगी और कुलदीप भी धीरे धीरे गृहस्थी की वस्तुएं जोड़ लेगा। इन 4 महीनों में एक नया सा जीवन मिल गया था अम्मा को। सेवा और समयबद्ध भोजन ने कुछ ताकत भी भर दी थी अम्मा के अंदर। उसे खुद महसूस हो रहा था कि अब वह पहले से ज्यादा स्वस्थ है। जीवन को लंबे समय तक जीने की चाह हर इंसान में होती है, यही अम्मा के अंदर भी थी। वह भी अभी और जीना चाहती थी। अम्मा का खाना पीना, सोना, नहाना धोना कितना व्यवस्थित हो गया था, लेकिन बहू के जाते ही फिर अम्मा की वही पुरानी वाली स्थिति हो गई। अकेली एक प्राण। सुबह नाश्ता बना लिया तो बस दिन भर ऐसा ही चलता। सुबह कुछ नहीं खाया तो दिन में बना लिया, वही दिन का बना हुआ फिर रात को गर्म करके खा लिया। बड़ी बहू झांकने तक को नहीं आती इधर की ओर, और कभी छोटा आ भी जाता तो उसे डांट कर बुला लेती। बेटा सुबह ड्यूटी पर निकलता तो फिर शाम को ही लौटता। घर में क्या चल रहा है उसे कुछ भी पता नहीं चलता। आते जाते बस कभी तबीयत का हाल पूछ लेता। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, अम्मा भी कह देती। कोई दिक्कत होगी तो साधना को बता देना, वह जाते जाते कहता। हाँ बता दूंगी, अम्मा उसे आश्वस्त करती। मन ही मन सोचती, अम्मा तुझे क्या मालूम बेटा कि दिक्कत ही तेरी बहू में है, तो और क्या कहूँ। मन की बात कभी भी जुबान पर नहीं लाती अम्मा। कभी भी बहू की शिकायत बेटे से नहीं की। सब ठीक ठाक चल रहा है ऐसा ही जतलाया। शिकायत करके फायदा भी क्या था? कितने दिन रहेगी वह? आखिर बेटे को पत्नी के साथ ही तो अपना जीवन काटना था। मेरी वजह से उनकी गृहस्थी में कोई अनबन हो, क्या फायदा। अम्मा जानती थी कि पुरुष के सामने हमेशा एक द्विध बनी रहती है, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। दोनों जीवन के महत्वपूर्ण अंग। कई बार दोनों के झगड़े में उसे 2 पाटों के बीच गेहूं के समान पिसना पड़ता है। इसलिए वह बेटे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे अम्मा का शरीर जवाब देने लगा। देह रुग्ण होती चली गई। अब एक पानी का लोटा भी बामुश्किल उठता उससे। इसी के चलते खाने पीने का क्रम भी बिगड़ता चला गया, तो शरीर में कई रोग घर करते चले गए। जयदीप की चिट्ठी आ गई। जाने के तुरंत बाद ही उसे दूर कहीं सीमा पर तैनाती मिल गई। वह बराबर चिट्ठियां भेजता रहता, लेकिन माँ ने अपनी बीमारी की बात हमेशा उससे छुपाए रखी। आखिर उसको बतलाकर मिलता भी क्या? सिर्फ उसको ही दुख और तनाव मिलता। इतनी दूर से वह क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा इलाज के लिए पैसा ही तो भेज सकता था, जो कि वह तो हर महीने भेज भी रहा था। नौकरी पर जाते ही जयदीप ने हर महीने माँ की देखरेख के लिए 1,000 रुपये की धनराशि भेजनी शुरू कर दी थी, लेकिन यह पैसा भाभी के नाम से भेजा करता। जयदीप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो रुपए वह अम्मा के लिए भाभी के नाम पर हर महीने भेजता है, वे अम्मा को तो मिलते ही नहीं। स्वार्थपरता और लालच की भी हद होती है, लेकिन जाने वह किस मिट्टी की बनी थी। उसे इस बात की शर्म तक नहीं थी कि देवर जयदीप जो रुपए अम्मा के लिए भेज रहा है वे तो उन्हें दे दे। 3-4 माह बीत जाने के बाद भी बहू ने जयदीप द्वारा भेजे रुपए में से 4 पैसे भी अम्मा पर खर्च नहीं किए। अम्मा को कभी कमर दर्द तो कभी हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द की शिकायत काफी बढ़ गई। इसको बुढ़ापे की नियति मानकर बेचारी अम्मा चुपचाप दर्द सहन करने को मजबूर थी। दर्द
धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि अब अम्मा का बिस्तर से उठना और चलना फिरना भी कठिन हो गया। अम्मा की बिगड़ती हालत देखकर अब बहू ने थोड़ा सा उधर ध्यान देना शुरू किया। बेमन से ही सही, वह दिन में खाने की थाली अम्मा के सामने रख जाती। खाने का मन तो नहीं होता, पर मन मारकर अम्मा 2 कौर किसी तरह पेट में डाल ही लेती। वही बचा कुचा फिर शाम को भी खा लेती। अम्मा की लगातार गिरती हुई सेहत देखकर दिनेश एक दिन अम्मा को हॉस्पिटल ले ही गया। सारी जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अम्मा को किडनी की समस्या के साथ पथरी भी है। कुछ दवाइयां लिखकर डॉक्टर ने उन्हें हर सप्ताह हॉस्पिटल लाकर चेक करवाने की सलाह भी दी। अब सचमुच जिम्मेदारी आन पड़ी थी दिनेश पर। बिना इलाज के मरने भी तो नहीं दे सकता था वह अम्मा को। आखिर उसका दूध पिया है, 9 माह कोख में रखा है अम्मा ने। अब उसे हर सप्ताह अम्मा को स्कूटर के पीछे बिठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। हॉस्पिटल की भीड़ और ऊपर से अशक्त और बीमार अम्मा, किसी तरह से डॉक्टर के पास दिखाना फिर वापस घर लाना। 1 महीने तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब साधना रोज के इस झंझट से अजीज आ गई। एक दिन पति पर उबल पड़ी। 4 भाइयों के होते केवल हम ही यह जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बाकी लोग तो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं कि हमने ही ठेका ले रखा है। ऐसा नहीं है साधना, घर में हम तो हैं, कौन देख रेख करेगा अम्मा की? दिनेश ने तर्क दिया। और फिर जयदीप तो हर महीने 1000 रुपये भेजता है हमें अम्मा की देख रेख के लिए। अरे 1000 रुपये में क्या होता है आजकल, वह तो 1 हफ्ते में ही दवाई पर खर्च हो जाते हैं। 1000 रुपये सभी भेजते तो कोई बात थी, उत्तेजित स्वर में साधना बोली। साधना की बात काफी हद तक सही लगी दिनेश को। आखिर माँ तो सबकी है, देख रेख और खर्च की जिम्मेदारी भी तो सबकी है। उसे चुप देख साधना फिर बोली, अजी मैं तो कहती हूँ कि सब भाइयों को बुलाओ, अपने इस बात पर फैसला कर लो जितनी जल्दी हो सके। बात हो गई, किंतु बात पर अमल नहीं हो पाया। 2 हफ्ते ऐसे गुजर गए। अब साधना ने दिनेश पर रोज रोज दबाव बनाना शुरू कर दिया। घर की कलह से पीछा छुड़ाने हेतु उसने तीनों भाइयों को पत्र लिखकर घर बुलवा लिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग एक बार घर आ जाओ। माँ की बीमारी का समाचार सुनकर दिल्ली से दोनों भाई घर पहुंच गए, लेकिन छोटा नहीं आ पाया। मालूम नहीं कि उसे चिट्ठी मिली भी या नहीं, यदि चिट्ठी मिली भी हो तो छुट्टी मिली या नहीं। दोनों भाइयों को पास बिठाकर दिनेश बोला, साधना को घर परिवार भी संभालना होता है। मुझे माँ को हर हफ्ते अस्पताल ले जाना पड़ता है, समय पर दवाइयाँ देनी पड़ती है। ऐसे में यदि सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएं तो। काफी देर तक विचार विमर्श के बाद रास्ता निकाल लिया। दिनेश की बात भी सही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वास्तव में समस्या तो थी ही, इसलिए एक नया रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि अम्मा बारी बारी से 4-4 महीने हर भाई के घर में रहेगी। चूंकि सबसे छोटा माँ को साथ नहीं रख सकता, इसलिए वह हर महीने अम्मा के खर्च हेतु 2000 रुपये उस भाई के यहाँ भेजेगा जहाँ अम्मा रहेगी। अम्मा को इस फैसले की जानकारी हुई तो अम्मा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। अपने बेटों के इस फैसले से अम्मा हतप्रभ थी। उसने इसका विरोध भी किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह घर छोड़कर यहीं पर मरूंगी। अम्मा की क्षीण आवाज भाइयों के फैसले के समक्ष दबी रह गई। किसी ने नहीं सुनी, बस कुड़कर रह गई थी वह। आज उसे अपने जीवन पर खुद ही तरस आने लगा। 4-4 बेटे, 3-3 बहुएं, पति द्वारा बनाया गया मकान, सारी पूंजी होते हुए भी वह शरणार्थी जैसी हो गई अपने ही घर में। मोहल्ले वालों द्वारा उसे दिए गए नाम भागो वाली अम्मा पर उसे हंसी आ रही थी। आज फैसले के अनुसार पहले 4 महीने अम्मा को रखने की जिम्मेदारी बड़े बेटे की थी। बड़े बेटे ने अगले ही दिन चलने की बात कहकर बेचैन कर दिया अम्मा को। कातर हो आया अम्मा का स्वर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शास्त्री जी का यह घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या हमने ही ठेका ले रखा है तुम्हारा बोझ उठाने का? अम्मा की बात सुन दूसरी बहू रोक नहीं पाई अपने आप को। सुनकर अम्मा का दिल फट गया। तो अब मैं इन्हें बोझ लगने लगी? क्या नहीं किया मैंने इनके लिए? 9 महीने पेट रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। कर रहा उठी अम्मा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा है तूने मुझे? शास्त्री जी क्यों चले गए तुम मुझे ही यूं अधर में छोड़कर? मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? किसी ने नहीं सुनी उनकी करुण पुकार। जब अपने बेटे ही नहीं सुन रहे थे तो ईश्वर भला कहाँ सुनता? यदि ईश्वर सुनने वाला होता तो लाखों की संख्या में मौत चाहने वाले गरीब, असहाय, दीन, दुखी और पीड़ितों को अपने पास न बुला लेता। अब तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया था अम्मा ने अपने आप को। यूं भी उसकी बात को सुनने के लिए कोई राजी नहीं था, फिर विरोध करके क्या फायदा? यह बात अम्मा की समझ में आ गई थी। सुबह होते ही दिल्ली वाले दोनों बेटे तैयार हो गए।
4 जोड़ी कपड़े एक पोटली में रखकर वह भी मजबूरी में तैयार हो गई। हथियार डाल दिए थे उसने बेटों के फैसले के आगे। बड़ी बहू को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ से चलकर बीमार सास यहाँ उनके साथ रहने चली आएगी। पति के साथ सास को भी घर आया देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई, किंतु प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोली। सुरेश ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि वह अंदर से बहुत ज्यादा कुड़ गई है। 2 कमरों की इस गृहस्थी में किसी तरह गुजारा कर रहे थे वे लोग, अब ऊपर से एक आफत को अपने साथ ले आए। इससे पहले 7 महीने तक देवर मेहमान बना था, बड़ी मुश्किल से उसको टकराया, तो अब ये बुढ़िया को ले आए। सुरेश पत्नी के मनोभावों को पढ़ने का आदी हो गया था। समझ गया कि पत्नी का मूड बिगड़ गया है, सो खुद ही बता दिया। माँ की तबीयत खराब थी, अब उससे कुछ नहीं होता। 3 भाइयों ने फैसला किया कि बारी बारी से माँ प्रत्येक भाई के यहाँ 4-4 महीने रहेगी। कुछ नहीं बोली रश्मि उस समय। सुरेश ने सोचा चलो बात खत्म होगी। बात खत्म कहाँ हुई, बात तो अब शुरू हुई थी। रात को सोते समय रश्मि ने बात शुरू की। इतने बड़े घर में तो तुम्हारे भाई बहू मौज कर रहे हैं और बीमारी की हालत में इस मुसीबत को यहाँ भेज दिया। मैंने बताया ना तीनों भाइयों के यहाँ बारी बारी से रहेगी अम्मा। सुरेश ने सफाई दी। तो पहले किसी और के यहाँ भेज देते, फिर कहा रश्मि ने। बड़ा मैं हूँ इसलिए बारी मुझसे शुरू हुई, सुरेश बोला। तुम तो हर जगह मारे जाते हो, कुछ भी अकल नहीं तुम्हें, जैसा कहे वैसा ही मान लेते हो। रश्मि ने मुंह फुलाकर बात समाप्त कर दी। बगल के कमरे में चारपाई पर लेटी अम्मा ने ये सारी बातें सुन ली। शरीर ही तो कमजोर था उनका, कान तो कमजोर नहीं हुए थे। सुनकर आंसू निकल आए उनके। मन हुआ अभी पोटली उठाकर निकल जाए इस घर से, लेकिन जाएगी कहाँ? छोटा बेटा है बहू सहित इस दिल्ली में, इतनी बड़ी दिल्ली में ना जाने वह कहाँ रहता है। फिर उसकी बहू भी तो साथ है, वह भी तो ऐसे ही ताने मारेगी। नहीं नहीं, वह खानदानी लड़की है। 4 महीने तक सेवा किए हैं उसने घर में रहकर। अच्छा होता कि यहाँ आने की बजाय उसी के साथ चली जाती। कह भी तो रहा था साथ चलने को। घर से साथ ही तो आया था कुलदीप दिल्ली तक, बस अड्डे पर ही तो विदा हुआ। वहाँ जाते हुए पाँव छूकर कहा उसने, माँ अगर तुम्हें दिक्कत है तो पहले मेरे घर चलो, पर मना कर दिया था अम्मा ने। अब कौन बचा है जो जो उसे पनाह देगा? खून के घूंट पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था उसके पास। किसी भी तरह उसे 4 महीने पूरे काटने थे यहाँ। अम्मा का दुर्भाग्य यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। पहले दिन से ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। बेटा सुबह ही नौकरी पर चला जाता तो शाम को लौटता। बहू अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपने बच्चों की देखरेख में जुटी रहती। सुबह और शाम को 2 रोटी ऐसे डाल देती जैसे कुत्ते के आगे रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है। कुत्ते से भी बदतर जिंदगी हो गई थी उसकी। नाती नातिन को भी उसने ढंग से समझा दिया कि वे अब भी उसके पल्ले नहीं पड़ते थे। छुटकी को तो वह खूब समझा चुकी थी, किंतु छोटा भी नादान था तो कभी कभार आ जाता। दादी की चारपाई पर तो रश्मि तुरंत झिड़क देती, अरे कहाँ बैठ रहा है, खांसी आ जाएगी तुझे भी। बच्चों को दिल में भी घृणा के बीज बो दिए थे। सिर्फ बहू बेटा ही नहीं, नाती नातिन की उपेक्षा का दंश भी झेलना पड़ रहा था अम्मा को। इससे तो बढ़िया वहीं अपने घर में पड़ी रहती थी खाट पर, खाती तो खाती, ना खाती तो मर जाती। पर यहाँ पर तो और दुर्गति हो गई। कम से कम अड़ोस पड़ोस की महिलाएं तो आ जाया करती थी कभी कभार। यहाँ तो कैदियों जैसा जीवन हो गया उसका। कुलदीप हर रविवार को आ जाता अम्मा से मिलने, पास बैठकर कुशल खबर पूछ लेता, लेकिन उससे कभी भी अपनी स्थिति का जिक्र नहीं किया अम्मा ने। वह उसको भी कष्ट नहीं देना चाहती थी, फिर अभी उसके पास जाकर भी क्या करती। इस 4 महीने के बाद तो उसी के पास जाना था। सो चुप रही, किसी तरह 4 महीने कटने का इंतजार करती रही। रो दो घर 4 महीने पूरे होने को थे, अभी 1 हफ्ता और था 4 महीना पूरे होने में। तो बहू ने तीसरी बहू के यहाँ संदेश भिजवा दिया कि अब उनकी बारी तैयार है। बेटा तो कब से तैयार था, हर हफ्ते आकर यही कहता था, माँ कोई कष्ट है तो मेरे साथ चलो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि पूरे 4 महीने कट गए थे उसके इस जेल में। जैसी जिल्लत भरी जिंदगी, यहाँ तो 4 महीने कट गए, लेकिन अब दूसरे बेटे के यहाँ भी तो 4 महीने काटने हैं। चाहकर भी तो वह अपने घर नहीं जा सकती थी। सच तो यह है उसे अपने ही घर में ठीक लगता था। यहाँ तो कई बंदिशें हैं, खाने पीने से लेकर रहने सोने तक सब कुछ बंदिशों में ही करना पड़ता है। इतना बड़ा परिवार पाला अम्मा ने, लेकिन वह ना तो कभी बंदिश में रही, ना किसी पर उसने बंदिश लगाई। स्वतंत्र जीवन जीने दिया शास्त्री जी ने उसे। और आज शास्त्री जी के ना रहने पर अपने ही पेट की जाया ने अम्मा की जो दुर्गति कर दी,
उस पर आंसू बहाती अम्मा बस यही सोचा करती थी कि दुनिया आखिर बेटों को ही चाहत क्यों रखती है। शास्त्री जी ने अपना पेट काट काट कर जो घर बनाया वह रहना भी अम्मा को नसीब नहीं हुआ और लोग उसे भागो वाली अम्मा कहते हैं। अम्मा का दिल आज फटा जा रहा था और बहुओं की खुदगर्जी देखकर